हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल माथुर, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। कैसे हैं सभी लोग? मेरा सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपनी लाइफ की रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करें, फाइनेंशियल प्रोटेक्ट कैसे करें, और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में अपने आप को फाइनेंशियल बैकअप कैसे बनाएं, अपना फाइनेंशियल बैकअप कैसे तैयार करें। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूं, या एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो कि एक तरीके से हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए ज़रूरी भी है, और कहें तो मस्ट है, उसको करना ही करना चाहिए। इनकम कुछ भी हो, किसी की इनकम 10,000 रुपये पर मंथ हो सकती है, किसी की इनकम 20,000 रुपये पर मंथ हो सकती है, किसी की इनकम 1,00,000 रुपये हो सकती है पर मंथ, किसी की इनकम 10 लाख रुपये पर मंथ हो सकती है। ये मैटर नहीं करता है। हर किसी व्यक्ति की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है, जो उसकी उम्र और उसके आय के ऊपर निर्भर करती है। इन दोनों पैरामीटर के अनुसार उसकी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलती है। हिंदी में बोले तो औकात। थोड़ा सा चीप वर्ड लगता है, इसलिए हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू ही यूज़ करेंगे, सुनने में अच्छा लगता है। तो प्रति व्यक्ति की जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, उसके अनुसार उसका एक लाइफ कवर होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट के लिए कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम बच्चों के लिए कुछ प्लान करेंगे, जहाँ पर हम अपनी कुछ जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ा घर बनाना, लग्जरियस लाइफ को जीना, इन चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल एक ऐसा टूल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी आय का मात्र 20% सालाना अगर सेविंग करता है, तो उसको ना तो कभी मेडिकल इमरजेंसी में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, और ना ही रिटायरमेंट के टाइम पर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, ना ही अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है, और ना ही अपना लिविंग स्टैंडर्ड को डाउनग्रेड करने की ज़रूरत है। तीसरा, प्रोटेक्शन पार्ट। इन केस, देखिए, जब आए हैं तो जाना ज़रूर है। अमर कोई होके नहीं आया। कहते हैं लोग मरने की बात मत करो, लेकिन जो सच है वो सच है। हर किसी को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इन केस अगर हमारे साथ कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट होता है जहाँ पर हमारे जो डिपेंडेंट हैं, मैं अनसर्टेन इवेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, एक्चुअली अगर हमारे साथ कोई डेथ का केस होता है, जो ड्यू टू एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई बीमारी के द्वारा हमारे साथ कुछ घटना घट सकती है, तो ऐसे सभी केसेस में जहाँ पर हमारे जो डिपेंडेंट हैं, जिसमें मैं वाइफ को, बच्चों को, और कभी कभी किसी किसी केस में आज का ज़माना चेंज हो गया है, तो माँ बाप जनरली सेपरेट रहते हैं लोगों के साथ में, लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, तो उस केस में माँ बाप भी, तो इंडिपेंडेंट लोगों को कोई दिक्कत ना हो उस व्यक्ति के एब्सेंस में, तो प्रोटेक्शन पार्ट भी हम कवर करें।
तो मैंने जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपनी आय का केवल और केवल 20% अगर आप बचत करेंगे, आय कुछ भी हो, आय आपकी कुछ भी हो, आप इसमें अपने आप को छोटा और बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा कमाता है, उनके लिए सेविंग करना आसान होता है, हमारे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते हैं, हम तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, मेरी आय तो बहुत कम है। देखिए, ये केवल क्या है कि जब हम बात करते हैं ना कि मेरी आय बहुत कम है, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आय का 20%। देखिए, 20% बचाना ना, अपनी आय का अगर आपने स्टार्ट कर दिया और जितना जल्दी कर दिया उतना ही फायदे में रहेंगे। तो अगर 20% अपनी आय का अगर बचाते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों से, जो सबसे बड़ा आज की तारीख में जो प्रॉब्लम है लोगों का, वो है कि रिटायरमेंट की एज के बाद माँ बाप डिपेंड हो जाते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे आजकल साथ नहीं देते हैं, ओल्ड एज होम में लोगों को रहना पड़ता है, छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, विदेश चले जाते हैं, और यहाँ माँ बाप बेचारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं फिर। तो ओल्ड एज होम, सॉरी, ओल्ड लाइफ को, रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से बच्चों को भी जीने दीजिए और अपने आप को भी एंजॉय कीजिए, अपनी ओल्ड एज लाइफ को भी। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको बात करूँगा कि सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। आपकी आय मात्र, मैं एक बहुत ही एक छोटी सी आय से, या फिर आप कह लीजिए कि एक एवरेज आय से मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि जैसे कोई मान लीजिए मात्र 5 लाख रुपए साल का कमाता है सॉरी, 5 लाख रुपए साल का कमाता है, और उसकी उम्र है आज की तारीख में 35 साल की, ठीक है। और 35 साल का व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए कमा रहा है साल का, तो हमारे भारत में जो रिटायरमेंट एज मानी गई है वो मानी गई है 60 साल की। तो अभी उसके पास 25 साल हैं कमाने के लिए, और हम ये मान के चलें कि यहाँ पर कोई इन्फ्लेशन नहीं लगाते हैं, हम आय को केवल फिक्स रखते हैं 5 लाख रुपए, जबकि इन्फ्लेशन के हिसाब से ये आय बढ़ती चली जाएगी, तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस वजह से मैं केवल और केवल फ्लैट कैलकुलेशन करूँगा कि 5 लाख रुपए की आय है, 5 लाख रुपए अभी आप अगले 25 साल कमाएंगे, यानी कि 25 पंजे 125, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए आप कमाने वाले हैं अगले 25 साल में। तो मैं जो अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात कर रहा था, तो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी हुई? 1 करोड़ 25 लाख। आज अगर आपके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, फैमिली को कितना लॉस होने वाला है? 1 करोड़ 25 लाख का। तो यानी कि मुझे कम से कम 1 करोड़ 25 लाख के इंश्योरेंस से कवर तो कर लेना चाहिए कि अगर मुझे आज की तारीख में कोई मेरे साथ मिसहैपनिंग हो भी जाए, ऊपर वाला ना करे। इंश्योरेंस वाले ज़रूर ये सेंटेंस यूज करते हैं, ऊपर वाला ना करे, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला तो देखो आए हैं तो बुलाएगा भी, तो हमें क्यों ना इस सेंटेंस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना करना चाहिए, और इसके लिए हमें कुछ तैयारियां शुरू से ही करके रखनी चाहिए। तो अगर 1 करोड़ 25 लाख का इंश्योरेंस कवर आपका है, तो क्या होगा? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि इंडिया में बैंक होता है और बैंक में एफडी होती है। तो आज की तारीख में एफडी का ब्याज दर क्या है? हम 5% से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मैं 1 करोड़ 25 लाख भी नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं 1 करोड़ लेके चलता हूँ, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो 1 करोड़ का अगर मेरे मिसहैपनिंग के बाद मेरे बच्चों को मिल जाता है, और मेरी वाइफ केवल उस 1 करोड़ को बैंक में जमा कर देती है, और उस पर 5% का ब्याज मिलता है, तो कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए साल का डिवाइड कर देंगे महीने से, तो जो महीने की मैं इनकम कर रहा था वो इनकम मेरे बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जो लिविंग स्टैंडर्ड वो मेरे प्रेजेंस में जी रहे थे, वो मेरे एब्सेंस में भी सेम लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में जिएंगे।
इंसान को धीरे धीरे, एक्चुअली समय एक ऐसी रेमेडी है जो धीरे धीरे चीज़ों को हील कर देता है। तो इंसान को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके फाइनेंशियल जो एक उसके द्वारा सपोर्ट था, वो सपोर्ट ज़रूर इससे चालू रहेगा। बाकी धीरे धीरे बच्चे फिर क्योंकि जो एक रेगुलर इनकम थी वो मिल रही है, धीरे धीरे समझदारी आती है, धीरे धीरे लोग मैच्योर होते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ को सेटल डाउन करते चले जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, पहला क्या होना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस। ओके। दूसरा क्या होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस। आज अगर हमारे साथ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आज हम किसी भी बीमारी में या किसी वजह से हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो अगर 5-6 दिन भी हॉस्पिटलाइज हो जाएं तो हॉस्पिटल आज की तारीख में बहुत अच्छा खासा बिल बना देते हैं, जहां पर 4-5 लाख रुपए हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। कभी कभी हमें किसी के आगे हाथ भी फैलाना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से उधार लेके मेडिकल के बिल पे करने होते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे कि सपोज कोई मान लीजिए सेविंग कर रहा है, अपना 2-4 साल से सेविंग कर रहा है और उसके साथ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, परिवार में कोई बीमार हो जाता है, खुद बीमार हो जाता है और उसके बाद वो 4-5 दिन भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, 4-5 लाख रुपए जो उसने बेचारे ने जोड़े थे वो सारे उधर खर्च हो जाते हैं या उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और उस पर उधार और हो जाता है। यानी कि फिर से वो 4-5 साल पीछे चला जाता है लाइफ के, फिर वो सेविंग करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला मैंने क्या बताया, एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मेरी इनकम, मेरी सैलरी, मेरी जो भी आय है वो प्रोटेक्ट होती है मेरे एब्सेंस में। मेरे बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड सेम लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रहते हैं, जैसा मैं उनको कपड़े दे रहा था, जैसा मैं उनको खाना दे रहा था, जैसा मैं उनको रहन सहन दे रहा था, वो सारा मेरी एब्सेंस में भी उनका कंटिन्यू रहे। तो टर्म इंश्योरेंस। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी पर मेरे परिवार या मैं पिछले 4-5 साल पीछे ना चला जाऊं, तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आएगी उसका प्रोटेक्शन भी मेरे पास में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पर आपकी पूरी फैमिली कवर होती है। तीसरा सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो रहता है रिटायरमेंट। हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अपब्रिंगिंग में कब एक उस एज पर चले जाते हैं जहां हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं और हम एक प्रौढ़ अवस्था में और उसके बाद ओल्ड एज अवस्था में जाते हैं, और कब हमारी रिटायरमेंट एज आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनको बड़ा करने में, उनको एक कामयाब बनाने में। और लास्ट में जो भी हमारे पास कुछ पूंजी होती है तो हमें बच्चों की पढ़ाई और इन सारी चीज़ों में लगा के हम लोग खाली हाथ रह जाते हैं, और रिटायरमेंट के टाइम पर केवल और केवल डिपेंडेंसी के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। तो तीसरा पॉइंट है, आप अपने लिए रिटायरमेंट के लिए एक फ़ंड ज़रूर इकट्ठा कीजिए, जो धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग के द्वारा उस वक्त तक, जब तक आपकी एज 60 होगी, तब तक आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। लेकिन वो कॉर्पस कैसे इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि सेविंग वही जो इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न्स दे। रिटर्न्स कितने? कम से कम 12%, कम से कम 10%, 10 से 12% के रिटर्न्स मिनिमम होना ही होना चाहिए, तब जाके वो पैसा हमारे लिए यूटिलाइज करने लायक होगा। अदरवाइज अगर हम किसी ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाते हैं जहां पर रिटर्न 7%, 7.5%, 5%, 6% आ रहे हैं, तो वहां हमारा पैसा एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि जीडीपी दर और इन्फ्लेशन दर, इन दोनों दरों को मिला के कम से कम उससे 1 से 2% ज़्यादा अगर आता है रिटर्न्स, तभी वो हमारे लिए पैसा कामयाब है। अदरवाइज वो पैसा हमारे लिए कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, एप्रिशिएट नहीं हुई। तो हमें क्या देखना चाहिए, कम से कम हमें 11-12% के रिटर्न्स जहां पर मिल सकें, ऐसे किसी हमें सेगमेंट में पैसे को लगाना चाहिए। और वो सेगमेंट कौन सा हो सकता है? म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़।
ऐसे फंड्स जहां पर एक कॉम्बिनेशन हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कंपनीज का, जो आपको एक बेहतर रिटर्न्स दे सकें। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में आप किसी भी गिरी से गिरी सिचुएशन में ले लीजिए, अगर आपका म्यूचुअल फंड 10 साल से ऊपर चला है तो आपको 12% के रिटर्न्स बेयर मिनिमम मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया था 35 साल के व्यक्ति का, तो अभी 35 साल की एज है, अभी 25 साल बाकी हैं रिटायरमेंट में, तो मात्र जो भी हमारी इनकम है, मैंने बोला था 20%, यानी अगर कोई 5 लाख कमा रहा है, 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। मात्र 1 लाख रुपीज में एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में एक SIP, इनके द्वारा हम अपने इन तीनों गोल को पा सकते हैं। हम एक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं पर्टिकुलर इन 3 पॉइंट के लिए। कौन से पॉइंट? रिटायरमेंट, नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 3 प्रोटेक्शन पार्ट, टर्म इंश्योरेंस। इन 3 के कॉम्बिनेशन में मैं आपको बना के दूंगा 1 लाख रुपए में। अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख है और 30 से 35 साल की एज है, तो उसको 1 लाख रुपए में इन तीनों सेगमेंट का सॉल्यूशन, जहां पर आप रिटायरमेंट, प्रोटेक्शन एंड हेल्थ तीनों को कवर अप कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करेंगे और बेहतर वीडियो बनाने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो।